हेलो बालकों, मैं टैमिन साहू। बच्चों, उस दिन मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे बताया था कि मैं 9th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के लिए सही तैयारी हम कराएंगे। मैंने कहा था कि मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर बच्चों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले तैयार कराऊंगा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे आते हैं, मतलब गद्य साहित्य से भी पद्य साहित्य से। तो बच्चों, आज मैं 9th के लिए 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाया हूं, और जिनको मैं अपने मौखिक द्वारा पूछूंगा और उसके उत्तर भी मैं ही दूंगा, बल्कि आप लोगों को मैं 5 क्वेश्चन अलग से दूंगा, और वो 5 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसके उत्तर आप लोगों को कमेंट में देने होंगे। मैं ये देखूंगा कि बच्चों को कितना इंटरेस्ट है, कितना बच्चों को आता है, मगर ईमानदारी से देना, क्योंकि आजकल बच्चे नकल पर बहुत दिमाग लगाते हैं कि ऐसे दे दे। नहीं बच्चों, देखो, पढ़ोगे तभी कुछ सीखोगे, पढ़ोगे नहीं तो सीख कुछ भी नहीं पाओगे बेटा, क्योंकि सीखना जीवन एक प्रक्रिया जीवन की ना बच्चों। तो चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगा कि देखो बेटा, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वो कई कई इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसको भागों काल विभागों में बांटा है, मतलब उसका काल विभाजन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसमें किया है सन में। अगर हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, देखो भारतेंदु युग, देखो बेटा, जो युग होते हैं उनका नाम किसी न किसी लेखक के अकॉर्डिंग पड़ता है। अब जैसे भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा हुआ है। द्विवेदी युग, अब ये द्विवेदी युग पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा हुआ है। शुक्ल युग बेटा तुमको पता ही है कि रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचनाकार माने जाते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास उनका सबसे प्रमाणित इतिहास हिंदी साहित्य में माना जाता है। तो चलो बच्चों, हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की 9th क्लास के बच्चे। तो रेडी? चलिए बच्चों, हम बात करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और एक क्वेश्चन को किस तरीके कई कई प्रकार से बनाकर पूछते हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न आता है बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित पत्रिका का नाम बताइए। तो बेटा उस पत्रिका का जैसे कि आपको उत्तर आना चाहिए, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका है। और जैसे क्वेश्चन आता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं, तो बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। और इनकी एक और प्रसिद्ध पत्रिका है कवि वचन सुधा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पत्रिका इनकी ये भी है। आप कभी कभी पूछते हैं बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी प्रदीप, ये भी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका प्रसिद्ध है। तो बच्चों, पत्रिकाओं से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे ये इन्हीं में से कोई ना कोई पत्रिका पूछी जाएगी। सरस्वती पत्रिका के संपादक तुम्हारे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये भी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक तथा संपादक ही, एक तरीके से कहा जाए तो जन्मदाता ही द्विवेदी युग के हैं वो। और बेटा बद्रीनाथ चौधरी की अनंत कंदावनी पत्रिका जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब ये पत्रिकाएं हैं। हंस पत्रिका प्रेमचंद की पूछी जाती है, माधुरी पत्रिका प्रेमचंद की पूछी जाती है। तो ये सारे बेटा मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं, आप लोग समझ लेना, लिख लेना। ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना, तो मैं लिखकर एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा आप लोगों को। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर ये बात लिख देना कि हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो बेटा भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से 1900 तक, मगर कहीं कहीं अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, कई अलग अलग तरीके से दी जाती है बेटा, क्योंकि वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग काल विभाजन के रूप में बांटा हुआ है। ठीक है बेटा, ये भी मानी जाती है बेटा। तो कहने का मतलब, अब मान लीजिए द्विवेदी युग, अब द्विवेदी युग की मानते हैं, सीधी सीधी बात 1900 से 1920 तक है। शुक्ल युग 1920 से 1936 तक, शुक्ल उत्तर युग 1936 से अब तक ना बच्चों। तो ये समय सीमा भारतेंदु युग हो गया तुम्हारा, द्विवेदी युग हो गया, शुक्ल युग हो गया, शुक्ल उत्तर युग हो गया। अब बेटा शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है, और शुक्ल उत्तर युग को छायावाद उत्तर युग कहा जाता है। तो बेटा देखो, इन सबको अलग अलग नामों से अलग अलग राइटरों और इतिहासकारों ने रखे हैं नाम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये जान लो प्रश्न। ठीक है बेटा, प्रश्न के साथ साथ मैं विश्लेषणात्मक भी बता रहा हूं कि क्या क्या मतलब है ना बच्चों, क्योंकि बताना बहुत जरूरी होता है कि किन किन कैसे कैसे इनको भागों में बांटा गया है, कैसे क्या किया गया है। अब जैसे बेटा 9th क्लास में प्रेमचंद से बहुत सारी कहानियां उपन्यास पढ़े ही होंगे, और प्रसिद्ध उपन्यास तो आप लोग जानते ही होंगे। गबन गोदान प्रेमचंद का कितना प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है गबन और गोदान। ये बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं बच्चों,
इन्हें जो उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा ये श्रेष्ठ है, इसलिए उनको हिंदी साहित्य का उपन्यासकार सम्राट कहा जाता है, उपन्यासकार सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। और तथा कहानियां तो उन्होंने 300 से ज्यादा लिखी हैं, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बलिदान, नाना प्रकार की कहानियां। और इनकी कहानी जो है बहुत ही मार्मिक होती है, जो हृदय को झकझोर कर देती है। मंत्र कहानी तो पढ़ा ही होगा, डॉक्टर चड्ढा को तो सब जानते हैं कि वो किस तरीके व्यक्ति था, है? मगर भगत को हर कोई जानता है कि भगत की मानवता कितनी श्रेष्ठ थी। तो बेटा ये प्रेमचंद कोई भी कहानी लिखते थे उसमें दुखांत कहानी दिखाई देती थी, कहीं ना कहीं दुख बहुत ज्यादा दिखाई देता था, और मार्मिकता होती थी, और कहीं ना कहीं समाज का एक सत्य दर्पण दिखाई देता था कि हाँ समाज में क्या हो रहा है। तो रचनाएं विश्लेषणात्मक सारी चीजें मैं बताते चल रहा हूं ना बच्चों। और ना क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार जरूर कमेंट में बता देना, हम लिख देंगे ना बच्चों, क्योंकि हम बाद में तो क्वेश्चन वो कर ही देंगे बच्चों, मगर हमको जरूरी है कि आप लोगों को साथ साथ सारी बातें बताते भी चलें, बहुत जरूरी है। तो इनका गबन गोदान बहुत प्रमुख उपन्यास है। कहानी नमक का दरोगा, मैंने बता ही दिया, बलिदान, ईदगाह, पंच परमेश्वर। अब जैसे मान लीजिए हिंदी खड़ी बोली के 4 उन्यायकों के नाम पूछते हैं, 4 उन्यायक कह लो या 4 लेखक कह लो, तो 4 लेखक कौन कौन से सबसे प्रमुख है हिंदी खड़ी बोली के बेटा? सबसे पहले ईसा अल्लाह खां, इनकी प्रमुख रचना है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इनकी प्रमुख रचना है ये बेटा। मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, तो सुख सागर, ये सुख है तो सुख सागर समझ लो इनकी रचना। अब जैसे लल्लू लाल प्रेम सागर लिखे हुए हैं, तो सदलमिश नासिकेतोपाख्यान, ये हिंदी खड़ी बोली के 4 प्रमुख लेखक हैं, और इनकी 4 प्रमुख रचनाएं कोई ना कोई 9th क्लास में 100% पूछी जाएगी। मैं इससे स्वयं हूं बिल्कुल कि इससे पूछी ही जाएगी कोई ना कोई रचना आपसे। अब हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। अब हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। नहुस नाटक किसका हिंदी साहित्य? ये पहला नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास जी का है ये नहुस, बहुत अच्छा नाटक है ये। तो कहने मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। 20 नंबर आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। जब शिक्षक कोई देखता है तो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि बच्चे की कैपेसिटी इन्हीं क्वेश्चनों से पता चल जाती है कि बच्चे के अंदर कितनी पावर है बेटा। अगर मान लीजिए आप 20 में 18 क्वेश्चन सही करते हैं तो एक टीचर के मन में एक सकारात्मक विचार आ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला तभी आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले को ही आता है। तो बच्चों आप लोग कि मैं तैयारी बिल्कुल परफेक्ट कराऊंगा, उससे मत वो हो कि मैं क्या बता रहा हूं, मगर ये जरूर हूं कि मैं 9th क्लास को बिल्कुल वो कर दूंगा, बिल्कुल तैयार, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी बच्चों। तो पहले आप लोग तैयारी करिए, मगर आप लोग भी पढ़िए इसको खूब अच्छे से बेटा। बिना इतिहास के पढ़े कोई भी क्वेश्चन रेडी नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों आप लोग उसकी तैयारी करिए, कौन से क्वेश्चन नहीं आते आप कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमारा क्लियर कर दीजिए, ये बता दीजिए, तो हम करेंगे, कोशिश करेंगे। आप ही के लिए तो हम आए हैं, इसमें बालकों वाली क्लास में आप ही के लिए हम आए हैं, इसीलिए हम सारी चीजें 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर सब बच्चों के लिए मैं हर एक तरह के क्वेश्चन लाऊंगा। मैं अभी चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, कहानी भी, मंत्र मैं ही पढ़ाऊंगा, मगर सारांश कि कहानी का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें मैं बताने के लिए आया हूं। बात नहीं पढ़ो तो बात निबंध कितना अच्छा है, बात का अस्तित्व जानो क्या होता है, बातों का एक अस्तित्व होता है ना, हर किसी बात के हम कितना प्रेरित होते हैं, कौन सी बात से, ये सारी बातों का एक महत्व होता है। प्रतापनाथ मिश्र का निबंध बात 9th क्लास में तो पहला चैप्टर ही है ये। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए रेडी करके मैं लाया हूं कि आप इनको सबको तैयार करिए। तो ये सारे क्वेश्चन अब जैसे पूछता है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। कबीरदास की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, सबद, रामायणी। कभी कभी पूछता है कि कबीरदास जी का काव्य संग्रह क्या है? कबीरदास जी का काव्य संग्रह क्या है? जो कबीरदास का काव्य संग्रह है वो बीजक है, वो बीजक में ही साखी, सबद, रामायणी है। साखी, सबद, रामायणी है। शायद मैंने सूरदास में बोल दिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, शायद मैंने बोल दिया है शायद। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग बच्चों गद्यांश पद्यांश सारे क्वेश्चन तैयार करिए और पढ़िए बेटा। सबसे पहले उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़िए और उनको क्लियर करिए,
और मैं अब 5 क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, इनके उत्तर आप कमेंट में जरूर देना। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक तो जरूर करना बेटा, शेयर भी करना, मगर आप मेरे 5 क्वेश्चनों को उत्तर कमेंट में जरूर दें। मैं जानना चाहूंगा कितने बच्चे मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। आप चलिए मैं 5 क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछूंगा। सबसे पहले ये बताइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? ठीक है बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरी बात, भक्ति काल के 2 शाखाओं के नाम बताइए। भक्ति काल की 2 शाखाओं के नाम बताने हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग कहते हैं। 9th क्लास के लेवल का ही पूछ रहा हूं, बहुत बड़े थोड़ी पूछ रहा हूं। राम भक्त शाखा के 2 कवियों के नाम बताइए। आपका ये भी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आपको यह बताना है भारतेंदु युग के 4 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। आपको ये सब कमेंट में बताना है, बताओगे ना? हाँ, बताना जरूर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्लास जरूर हमारी अटेंड करेंगे अच्छे से। दूसरा यानी 5वां क्वेश्चन मेरा है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो ये मेरे 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपका मैं इंतजार करूंगा। ये 5 क्वेश्चन के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब मैं अगली क्लास में जो मिलूंगा उसमें शायद मैं चैप्टर कोई पढ़ाऊंगा कर, शायद मैं बात चैप्टर या मंत्र कहानी आकर पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। ओके बेटा।